हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे लेक्चर इज 43। आज हमारा लेक्चर 43 है। 43 लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल हमारे पास 54 से लेकर 58 तक। ये कानून शहादत और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 40 से लेकर 44 तक। आइए देख लेते हैं हम। ये बेसिकली हमारे पास डील करता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, मतलब जो कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं ना वो कब रेलिवेंट्स माने जाएंगे। ठीक है, आइए इसकी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। ये बेसिकली डील करता है प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट, मतलब जो प्रीवियस जो पहले से डिसाइड हो चुकी है जजमेंट्स वो रेलिवेंट मानी जाएंगी टू बार सेकेंड या सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल। सिर्फ जो दूसरा जो सूट होगा उन्हीं सेम काज ऑफ एक्शन बिटवीन सेम पार्टीज के दरमियान, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है, या फिर सब्सिक्वेंट सूट जो भी होगा उनके लिए वो रेलिवेंट माना जाएगा। या फिर ट्रायल सूट जो है वो सिविल मैटर में होता है और ट्रायल क्रिमिनल केस होता है। आ रही बात समझ में? इट इज प्रिवेंट्स कोर्ट्स फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट ट्रायल और प्रोसीडिंग, मतलब ये हमारे पास आर्टिकल्स कोर्ट को दोबारा से समाप्त करने के लिए या फिर दोबारा से केस सुनने से रोकता है ये आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है कि दोबारा उसी मैटर पर केस नहीं चलेगा। ये हमारे पास बेसिकली कुछ हमारे पास लीगल मैगजीम्स है। एक लीगल मैगजीम आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रिपब्लिकाट और सेट फिनिश लिटम, मतलब एक रियासत एक इंटरेस्ट का मुफाद, इंटरेस्ट का एक हमारे पास स्टेट का एक इंटरेस्ट होता है कि जो भी केस हैं उनकी एक हद होनी चाहिए, वो एक हद के अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है वो सालों साल चलते जाएं, एक बार डिसाइड हो जाए फिर से एक पार्टी नाराज़ हो जाए कि मुझे पसंद नहीं है, दोबारा से सूट फाइल करे, अब दोबारा से इनको सुने, ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टी एग्री है तो फिर हायर फोरम पर जाए, सुपरियर फोरम पर जाए, अपील करे, रिवीजन करे, रेफरेंस दे उनके। ठीक है, आ रही बात समझ में? जहाँ तक बात क्लियर है, यही हमारे पास इसको आप पढ़ेंगे CPC के सेक्शन हमारे पास 11। ठीक है, ये बात करता है रेस जुडिकाटा CPC। ठीक है, और CRPC के हम आप आर्टिकल और सेक्शन पढ़ेंगे 265H। ठीक है, ये बात करता है कन्विक्शन या फिर अक्वेटल। अगर कोई शख्स एक बार किसी शख्स को सज़ा मिल जाती है, सज़ा हो जाती है, कन्विक्शन हो जाती है, तो फिर दोबारा उसी पॉइंट पर केस नहीं चलेगा। अगर कोई उसे एग्री है तो फिर हायर फोरम पर अपील करे। अगर इसी हमारे पास सेक्शन के तहत अगर कोई अक्वेट हो जाता है, कोई भरी हो जाता है, अगर उससे कोई एग्रीव है तो फिर हायर फोरम पर अपील करे, जैसा कि हमारे पास 417 के अंदर अपील अगेंस्ट अक्वेटल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास चाहे कि ये आज़ाद बरी हो गया, अब इनके ऊपर दोबारा से यहीं पर ही दोबारा केस चले, तो उसी फोरम पर केस नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल 55 पर। 55 बात करें रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिसडिक्शन। अब ऐसी जजमेंट्स रेलिवेंट मानी जाएंगी, ठीक है, जो कि किसके बारे में डील करती हो, कि कौन सी जजमेंट्स हो, प्रोबेट्स हो या फिर मैट्रिमोनियल हो, एडमायरल्टी हो या फिर इंसॉल्वेंसी। अब ये सब क्या है? प्रोबेट, अब जो ETC वर्ड है उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं क्या? मैट्रिमोनियल, एडमायरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन। ये ETC से आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब फाइनल जजमेंट, कोई फाइनल जजमेंट हो, आर्डर हो या डिक्री हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो एक्सरसाइज कर रही हो, कौन सी जुरिसडिक्शन? प्रोबेट जुरिसडिक्शन, मतलब विल से रिलेटेड कोई मैटर डील हुआ हो, डिक्री हुआ, जजमेंट हुआ या आर्डर हुआ, या फिर मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल मीन्स फैमिली, हमारे पास जो रिलेशंस हैं उनसे मुतल्लिक। फॉर एग्जांपल A और B हमारे पास शादीशुदा हैं और दोनों अगर चाहें तो डाइवोर्स ले सकते हैं, इस तरह के। ठीक है, वो फैमिली जो भी हमारे पास मैटर्स हैं वो मैट्रिमोनियल। एडमायरल्टी मीन्स वार क्राइम्स में तो मर्डर वगैरह या फिर जो भी नेवी के ऑफेंस हैं आपके वो, और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, या फिर जो एक शख्स जो है वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, मतलब किसी शख्स, कोई शख्स इंसॉल्वेंट है या नहीं है, ठीक है, उनके बारे में अगर कोई जजमेंट है तो फिर वो रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, विच कॉन्फर्स अपॉन अ टैक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर। अब वो क्या करता है? किसी शख्स से कोई हमारे पास लीगल कैरेक्टर, किसी शख्स को लीगल कैरेक्टर देता है या फिर उनसे लीगल कैरेक्टर छीन लेता है। और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल, या फिर किसी शख्स को किसी कैरेक्टर से
हमारे पास एंटाइटल बना दे, आर टू बी एंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक, या फिर किसी शख्स को किसी खास चीज़ का हकदार बना दे, नॉट इज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से अगेंस्ट नहीं, बट एब्सोल्युटली, मगर एब्सोल्युटली मतलब रेम होना चाहिए। आपको ये तो आपको पता होगा कि जजमेंट्स हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक जजमेंट्स हैं जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन पर्सोनम, और दूसरा है जजमेंट इन रेम। ठीक है, जजमेंट इन पर्सोनम क्या होती है, मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होती है। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और दोनों पार्टी में से एक पार्टी के कोर्ट गई और कोर्ट ने उनको डैमेजेस अवार्ड किए, तो फिर वो डैमेजेस जो है वो सिर्फ दो पार्टी जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी से ही ले सकती है, ऐसा नहीं है वो किसी से भी जाके दुनिया में किसी से भी मांग ले, ऐसा नहीं हो। और जजमेंट इन रेम मीन्स आपका राइट्स जो है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मीन्स इंटायर वर्ल्ड के अगेंस्ट में आपका राइट्स है। जैसा कि ए और बी जो है वो शादीशुदा थे, मगर बाद में उन्होंने क्या ले लिया, तलाक ले लिया, बाद में उन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गया। अब जो डाइवोर्स जो हुआ है उनका वो लीगल कैरेक्टर है, मतलब पहले वो शादीशुदा थे, अब जो है वो उनकी डाइवोर्स हो चुकी, और जो डाइवोर्स हो चुकी है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड उनका जो है वो कैरेक्टर है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, बट एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्युटली है, जजमेंट इन रेम है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक बात क्लियर है। इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर आर द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलिवेंट। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ। अब कोई भी ऑर्डर डिक्री जो है जजमेंट वो जो है कंक्लूसिव प्रूफ माने जाएंगे। वो कब कंक्लूसिव प्रूफ माने जाएंगे, वो हमारे पास इन सूरतों में कंक्लूसिव प्रूफ माने जाएंगे। आइए इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। कौन कौन से सूत्र? दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स अक्यूज्ड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री केम इनटू ऑपरेशन। किसी भी शख्स को कोई राइट दे दे, किसी अक्यूज को, कन्फर्स राइट्स, आगे बात समझो, कन्फर्स एक्रूड, अक्यूज नहीं है, ये वर्ड है एक्रूड, ACCRUED, अक्रूड, ये भी कंफ्यूज कर देता है, अक्रूड। ठीक है, जब किसी शख्स को कोई राइट्स मिलता हो, ठीक है, किसी के ज़रिए, जब से वो टाइम वेन सच जजमेंट डिक्री केम इनटू फोर्स, किसी भी शख्स को कोई राइट्स मिल रहा हो, कब से? जब वो डिक्री आर्डर या जजमेंट हुआ हो, डिक्री हुआ हो, ठीक है, जब वो ऑपरेशन में आई हो। दैट एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड accrued to that person at the time when such judgment order or decree declares it to have accrued to, यह है वर्ड accrued to that person, मतलब किसी शख्स का कोई कैरेक्टर कब माना जाएगा? जब से वो जजमेंट उनको हासिल हुई है, जब से वो कम इनटू फोर्स हुई है। ठीक है, दैट एनी लीगल कैरेक्टर which it takes away from any legal character, any such person seized at the times from which such judgment order or decree declared that it had seized or should seize। मतलब किसी शख्स से अगर कोई राइट्स छीन लिया जाता है, किसी शख्स से कोई लीगल कैरेक्टर ले लिया जाता है, तो फिर वो कब से माना जाएगा, कब से वो सीज माना जाएगा, कब से वो ख़त्म माना जाएगा? तब से ख़त्म माना जाएगा जब से वो डिक्री, जजमेंट या आर्डर डिक्लेयर हो, जब से वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जिस दिन से वो जजमेंट पास हुई, जिस डेट से, उस दिन से वो सीज माना जाएगा। एंड दैट एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो इंटाइटल्ड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट आर्डर डिक्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी। कोई भी किसी भी शख्स का किसी प्रॉपर्टी पर राइट कब से वो हकदार बनेगा? जब से वो जजमेंट आर्डर या डिक्री उनको वो राइट्स जो है वो डिक्लेयर करे उनके लिए जिस तारीख से, तब से वो माना जाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक तो बात आपकी क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं आर्टिकल हमारे पास 56 पर। 56 बात करता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, आर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल
55 के अंदर जो मेंशन किए हैं उसके अलावा जो भी जजमेंट्स, आर्डर्स और डिक्रीज हैं वो उनके जो हमारे पास रेलिवेंसी, कब वो रेलिवेंट होंगे और उनका क्या इफेक्ट होगा। आइए देख लें। जजमेंट्स, आर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 55 आर रेलिवेंट, वो सब जो है वो रेलिवेंट माने जाएंगे जो मेंशन है आर्टिकल 55 के अंदर उसके अलावा, ठीक है। इफ़ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर, ठीक है, रेलिवेंट टू इंक्वायरी, अगर वो जो मैटर है वो पब्लिक नेचर का मैटर हो या फिर वो हमारे पास ऑफ अ पब्लिक नेचर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, वो पब्लिक हमारे पास जो नेचर का वो मैटर हो, तब वो रेलिवेंट माना जाएगा, रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। मगर वो शर्त ये है कि वो एक इंक्वायरी को भी हमारे पास क्या हो, इंटीमेशन दे रहा हो। बट सच जजमेंट्स, आर्डर्स और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट, मगर जो भी पब्लिक नेचर्स के जो भी जजमेंट्स, आर्डर और डिक्रीज हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। आ रही बात समझ में? ये बिल्कुल सिंपल, दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ इज लाइक आर्टिकल 55 के अंदर क्या थे वो 55 आर्टिकल के अंदर ये हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ था। 55 के अंदर हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ थे, 54 और 55 के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ था, मगर 56 जो है उसके अंदर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो रेलिवेंट है। आ रही बात समझ में? अगर एक पार्टी जो है वो जजमेंट लेकर आती है हमारे पास, जो किसी भी जो भी हमारे पास प्रीवियस जजमेंट हो, कौन सी जजमेंट हमारे पास पब्लिक नेचर की जो जजमेंट्स हो, अगर वो लेकर आती है पार्टी, ठीक है, और वो रेलिवेंट उनको दिखाती है और उसको एडमिसिबल भी हमारे पास एडमिसिबल करती है, एज एविडेंस उन पर चलाती है, ठीक है, तो फिर दूसरी पार्टी उसको रिबल्ट करने के लिए एविडेंस दे सकती है। आ रही बस नहीं, क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अगर कंक्लूसिव अगर कोई प्रूफ नहीं है तो फिर उनके रिबल्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी जो है उन पर एविडेंस पेश कर सके तो फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। आइए देख लेता हूँ, मैं आपको इसका एग्जांपल है वो दिखा लेता हूँ। इसमें क्या है, ए बी पर केस फाइल करता है कि आपने जो है ए स्यूज बी फॉर ट्रेसपास और हिज लैंड, ठीक है। ए क्या करता है, बी पर केस फाइल करता है कि आप जो है बिला वजह मेरी ज़मीन से ट्रेसपास कर रहे हो, मेरे मतलब मेरी ज़मीन में आप दाखिल हो रहे हो गैर कानूनी। बी अलेज, बी क्या करता है, बी डिनाई करता है। बी अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड विच ए डिनाइज। अब बी कहता है कि ये पब्लिक राइट है, ये पब्लिक राइट हमारे पास पब्लिक वे है जो कि ए डिनाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है बी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी फॉर अ trespass on the same land in which she alleged the existence of the same right of way is relevant। अब ये क्या है कि बी ने, ए ने केस फाइल किया बी पर कि बी जो है वो गलत तरीके से मेरी ज़मीन में एंटर होता है, ठीक है, मगर बी ने कहा कि नहीं ये तो पब्लिक राइट है। और उसी केस के अंदर बी क्या करता है, एक जजमेंट लेकर आता है सी की, ठीक है, सी और ए के दरमियान जो थी वो जजमेंट वहाँ लेकर आता है, जिसके अंदर ए ने सी पर केस फाइल किया था कि ये मेरी ज़मीन में ट्रेसपास करता है, मगर सी ने कहा कि ये तो पब्लिक राइट है, ये तो पब्लिक वे है, ये मीन्स आम लोगों के चलने का रास्ता है, ठीक है। तो फिर ये जो केस है ए और सी का, ये ए और बी के केस के लिए रेलिवेंट तो माना जाएगा, ठीक है, बट इट इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट, मगर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि चलने का रास्ता मौजूद है, कि ये पब्लिक हमारे पास पब्लिक पाथ है। ये तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ये तो साबित नहीं हो रहा है कि ए ने केस फाइल किया था सी पर और सी ने कहा था कि नहीं ये तो पब्लिक राइट है। अब ऐसा ही हमने ए ने बी पर केस फाइल किया, उसमें भी बी यही कह रहा है और बी उसमें सी वाला केस लेकर आ रहा है कि सी ने भी यही कहा था, तो फिर इससे साबित थोड़ी हो जाएगा।
ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। अब ये क्या बी दिखाता है इसमें शो, ठीक है, ओल्ड जजमेंट जो सी की थी। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब चले जाते हैं हम आर्टिकल 57 पर। आर्टिकल 57 बात करता है जजमेंट्स ETC एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54 to 56 व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। अब जजमेंट्स ETC एक्सेट्रा मतलब जजमेंट्स ऑर्डर, एक्सेट्रा मतलब जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54 to 56 व्हेन रेलिवेंट, वो कब रेलिवेंट मानी जाएगी? जजमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर्स और डिक्री जो कि बताई गई हैं आर्टिकल 54 से लेकर 56 तक, उसके अलावा, ठीक है, कब रेलिवेंट मानी जाएंगी? आइए देख लेते हैं हम। वो रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है, दो एक्सेप्शन है हमारे पास। कब? जब एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट, ठीक है, या वो खुद जो है वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो, ठीक है, वो खुद फैक्ट इन इशू हो, या फिर वो जो हमारे पास क्या है रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविंस ऑफ दिस ऑर्डर, या फिर इसी कोई किसी और कानून के तहत वो रेलिवेंट हो, ठीक है। दो एक्सेप्शन से उस एक्सेप्शन के तहत वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके इलस्ट्रेशन बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग है। आइए आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। इलस्ट्रेशन ए बात करता है ए एंड बी सेपरेटली स्यू सी, ए और बी दोनों अलग अलग सी पर केस फाइल करते हैं, आ रही बात समझ में, और दोनों में जो सी कहता है कि हाँ ये जो है केस सच्चा है, ये लेबल आप मैंने जो लेबल्स लगाया है, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया है, जो तोहमत लगाई है वो सच्ची है, एंड द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज़ प्रूवेबली ट्रू इन ईच केस आर इन नाइदर। अब ये हमारे पास ऐसे हालात बन जाते हैं कि ये हमारे पास मुमकिन है, मान लिया जाएगा सच्चा है, ये केस सच्चा है या फिर ये झूठा है। अब क्या है, ए जो है वो सी के अगेंस्ट में, ठीक है, ए जो है वो सी के अगेंस्ट में डिक्री ले लेता है डैमेजेस की, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन, इस ग्राउंड पर कि ए जो है अपना केस जो है केस का जवाब नहीं बना सका, जस्टिफिकेशन मीन्स मुतमिन नहीं कर पाया उसलिए। अब जो ए और सी के दरमियान जो जजमेंट्स आई, ठीक है, वो जो है द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन बी एंड सी। अब जो ए ने जो सी के अगेंस्ट में जो डिक्री ली, अब वो इररिलेवेंट होगी किसके अगेंस्ट? बी और सी के अगेंस्ट में। अब बी ऐसा नहीं कि सर ए ने सी के अगेंस्ट में ले ली डिक्री, ठीक है, तो मुझे भी दी जाए, ऐसा नहीं होगा, ये इररिलेवेंट होगा, ठीक है। जो हमारे पास इलस्ट्रेशन ए क्या है, इलस्ट्रेशन ए जो है वो इररिलेवेंट बात कर रहा है, मतलब हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, एक सपोर्ट और एक डिनाई। यहाँ तक बात क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको हम आगे चल के ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। जब डिटेल में जब लेक्चर बनाऊँगा तो इनके ऊपर आपको डिटेल से मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या होते हैं। ये सिर्फ बेयर रीडिंग चल रही है, आप सिर्फ इनकी बेयर रीडिंग समझें, ठीक है। हमारे पास इलस्ट्रेशन बी बात करता है, इलस्ट्रेशन बी बात करता है कि ए जो है बी पर केस फाइल करता है सी से एडल्ट्री का, सी से हमारे पास रेप का, सी जो है ए की घरवाली है, आ रही बात समझ में। बी जो है उनको इनकार करता है, ठीक है, बी उनको क्या करता है? इनकार करता है, ठीक है, दैट सी इज एज वाइफ बट द कोर्ट, ये कोर्ट है हमारे पास, ठीक है, कोर्ट कन्विक्ट बी ऑफ एडल्ट्री, मगर कोर्ट जो है वो बी को सज़ा दे देती है हमारे पास रेप की, एडल्ट्री की। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। एडल्ट्री मीन्स मतलब हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स रखना, ठीक है, गैर कानूनी, इलीगली अनलॉफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये रेप नहीं होगा, ये सिर्फ एडल्ट्री होगा। आ रही बात समझ में? आफ्टरवर्ड्स उसके बाद सी जो है इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। अब उसके बाद सी पर जो ए की वाइफ थी उस पर ये केस चलता है कि उसने दूसरी शादी की है एक शोहर के जिंदा होते हुए, ठीक है, बाइगेमी का, ठीक है। सी दैट
दैट शी सेड दैट शी नेवर वाज ए वाइफ। सी ने कहा कि वो कभी ए की घरवाली रही ही नहीं। द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट एज अगेंस्ट सी। अब जो जजमेंट जो थी ना बी के अगेंस्ट में, वो सी के अगेंस्ट में इररेलेवेंट मानी जाएगी, वो रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले बी ने हमारे पास ए ने केस फाइल किया था सी बी पर कि उन्होंने सी से क्या किया था, एडल्ट्री की थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, ठीक है। उनके लिए उनको सज़ा भी हो गई, ठीक है, उनको सज़ा हो गई। उसके बाद ठीक है बी और सी की शादी हो गई। बी और सी की शादी हो गई तो सी पर यह केस हुआ कि आपने एक शोहर के ज़िंदा होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। तो फिर उस इल्ज़ाम को सी कहती है कि नहीं, जो ए जो है मेरा वो कभी हस्बैंड रहा ही नहीं, ठीक है। तो फिर जो जजमेंट थी ना बी के अगेंस्ट में, जो सी से एडल्ट्री के वजह से जो उनको कन्विक्शन हुई थी, उनको सज़ा हुई थी, अब वो इररेलेवेंट मानी जाएगी सी के अगेंस्ट में। बिल्कुल सिंपल है, अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन सी क्या है? इलस्ट्रेशन सी भी इररेलेवेंट है, आइए देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सी बात करता है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम, ठीक है। अब क्या है, ए बी पर केस फाइल करता है कि उन्होंने उनकी गाय चुराई है। बी को सज़ा भी हो जाती है और ए आफ्टरवर्ड स्यू सी फॉर द काउ, और उसके बाद ए जो है सी पर केस फाइल करता है, ठीक है, उसी गाय के लिए, ठीक है, व्हिच बी हैड सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन, जो कि बी ने अपनी सज़ा से पहले सी को बेच दी थी। आ रही बात समझ में? एज बिटवीन ए एंड सी द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट। अब जो ए और सी के अगेंस्ट में जो हमारे पास है वो जो जजमेंट्स हैं ना, वो जजमेंट्स एज बिटवीन ए एंड सी द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट। अब वो जजमेंट्स क्या कहलाएगी? वो जजमेंट जो है वो इररेलेवेंट कहलाएगी। द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? आपको समझ में आई या नहीं? एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास कौन सा सी। अब सी में ये है कि ए बी पर केस फाइल करता है गाय चुराने के लिए, ठीक है, और ए हमारे पास बी को सज़ा भी हो जाती है। उसके बाद ए जो है सी पर केस फाइल करता है उसी गाय के लिए, ठीक है, जो कि बी ने अपनी उसको सज़ा होने से पहले सी को बेच दी थी। अब जो ए और सी के दरमियान में, ठीक है, हमारे पास ए और सी के दरमियान एज बिटवीन ए एंड सी जो जजमेंट बी के अगेंस्ट में हुई थी वो इररेलेवेंट कहलाएगी। अरे वो रेलिवेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। ऐसा एक बार उनको सज़ा तो हो गई, अब आप सी से क्या मांग रहे हैं? यहाँ तक बात क्लियर है? जब उनको कन्विक्शन हो गई है बी को चोर को, तो सी का क्या कसूर है? इररेलेवेंट माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं हम हमारे पास डी पर। डी ई एफ वो रेलिवेंट है। हमारे पास डी ई एफ तीनों रेलिवेंट हैं। डी क्या बात करता है? ए हैज़ ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी सी। ए ने एक डिक्री ले ली, एक हमारे पास एक कोर्ट का फैसला ले लिया कब्जे का, ठीक है, बी और सी के अगेंस्ट में। अब क्या होता है कि बी का जो बेटा है ना वो ए का मर्डर कर देता है। क्या कर देता है? ए का कत्ल कर देता है उसके नतीजे में, ठीक है, कि ए ने मेरे अब्बू और सी के अगेंस्ट में फैसला लिया है उसके लिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रेलिवेंट। अब जो जजमेंट जो है ना, उस जजमेंट की जो मौजूदगी है ना वो रेलिवेंट कहलाएगी। एज शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम। ये जाहिर करता है उनका मोटिव, उनका मकसद। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, ये है रेलिवेंट। डी क्या हो गया? रेलिवेंट हो गया। मतलब ए ने क्या लिया था? जजमेंट लिया था किसके अगेंस्ट में? हमारे पास बी और सी के अगेंस्ट में। और क्या अब यहाँ पर मसला क्या हो गया कि बी का जो बेटा था ना उसने ए का कत्ल कर दिया कि उसने मेरे अब्बू के अगेंस्ट में जजमेंट ली है, जो डिक्री ली है, ठीक है, कब्जे की, ठीक है। अब जो कब्जे की जो डिक्री है ना, जजमेंट है ना, वो रेलिवेंट मानी जाएगी। एज शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम।
एक जुर्म के मकसद को जाहिर करती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ये रेलिवेंट माना जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं हमारे पास इलस्ट्रेशन ई पर। इलस्ट्रेशन ई बात करता है, इलस्ट्रेशन ई भी रेलिवेंट है। ए इज चार्ज्ड विथ थेफ्ट एंड विथ हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। ए पर इल्ज़ाम है कि वो उसने चोरी की है। ठीक है, और ये हमारे पास पहले भी कन्विक्टेड है, मतलब पहले से सज़ा याफ्ता है, पहले से उनको चोरी की सज़ा मिल चुकी है। यहाँ तक बात क्लियर है। द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट एंड इशू। अब जो प्रीवियस जो है ना कन्विक्शन, जो पहले से जो सज़ा हुई है ना, आ रही बात समझ में, ए को जो पहले से सज़ा जो हुई है ना वो रेलिवेंट मानी जाएगी। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर एफ पर। इलस्ट्रेशन एफ जो है ये बात करता है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए जो है बी का मर्डर करने की कोशिश करता है। ठीक है, बी का कत्ल करने की कोशिश करता है। अब हकीकत क्या है? द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लेबल एंड दैट ए वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस। अब हकीकत ये है कि बी जो है बी प्रोसिक्यूटेड ए। अब बी ने ए पर एक केस दाखिल किया था हमारे पास लेबल का, इल्ज़ाम का। ठीक है, तोहमत का। हमारे पास लेबल क्या होता है? लेबल मीन्स बदनामी का। अब बी ने ए पर बदनामी का केस फाइल किया था और जिसमें ए को सज़ा भी हो गई थी। ठीक है, इज रेलिवेंट एंड अंडर आर्टिकल 21 इज शोइंग द मोटिव फॉर द फैक्ट एंड इशू। अब ये क्या है? ये आर्टिकल 21 के अंदर आप देखेंगे, कानून शहादत के आर्टिकल 21, उसके अंदर देखेंगे मोटिव कि इसके पास मोटिव था ए के पास। ठीक है, ए के पास ये मकसद था बी को कत्ल करने का, क्योंकि बी ने ए पर केस फाइल किया था कि हमारे पास बी ने ए पर केस फाइल किया था और उसके अंदर ए को सज़ा हो गई थी। जैसे वो बाहर आया तो उसने बी को मारने का हमारे पास कोशिश की। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है डियर, अब चलते हैं आर्टिकल 58 पर। आर्टिकल 58 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 44, ये क्या बात करता है? फ्रॉड और collusion in obtaining judgment or in incompetency of court may be proved। ठीक है, एक बार इसकी टाइटल आप देख लें, फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट। अब क्या हो? फ्रॉड हो या फिर कोलिजन हो। कोलिजन मीन्स वर्ड, फ्रॉड मीन्स धोखा करना, कोर्ट से धोखाधड़ी करना। ठीक है, और कोलिजन मीन्स मिली भगत। दो पार्टी कोर्ट में आए। ठीक है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर केस फाइल किया और दूसरी पार्टी आके नो ऑब्जेक्शन दे और वो डिग्री ले ले, मीन्स कोलिजन से डिग्री ली, मतलब मिली भगत से डिग्री ली, कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट करके डिग्री ली। ठीक है, और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट की जुरिडिक्शन ही ना हो, कोर्ट का इख्तियार ही ना हो, जो पहले जो फैसला हुआ उन पर कोर्ट का इख्तियार ही ना हो। ठीक है, तो फिर वो सब रेलिवेंट माने जाएंगे, मे बी प्रूव्ड, वो साबित किए जाएंगे। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो डिफाइन करता है फ्रॉड को सेक्शन 17 के अंदर। जैसा कि सीपीसी बार हमारे पास आप सेक्शन पढ़ेंगे, सीपीसी का सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, ये सेक्शन पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए इसकी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। Any party to a suit or other proceedings may show that any judgment, order or decree which is relevant under Article 54, 55 और 56। अब एक पार्टी जो है उसने अपने सूट या फिर किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर ये दिखाया था, एक जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री दिखाई दी जो कि रेलिवेंट थी आर्टिकल 54, 55 और 56 के तहत। ठीक है, एंड विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी, जो कि सामने वाली पार्टी मीन्स प्लेंटिफ ने वो बात हमारे पास लेके आया था, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर वो रेलिवेंट किया था, वो एडमिसिबल हुई और उन पर हमारे पास केस चला। ठीक है, मगर जो एडवर्स पार्टी है मीन्स डिफेंडेंट जो है वो इस बात को साबित कर लेता है। एंड विच हैज़ बीन, अब ये वर्ड है बीन। ठीक है, बीन, एंड विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी, और मुखालिफ पार्टी मतलब अदर साइड जो पार्टी है वो इस बात को साबित कर लेती है
कि जो हमारे पास क्या है, जजमेंट ऑर्डर और डिक्री जो है वाज डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट, जो है वो जो जजमेंट हुई है वो उस कोर्ट ने दी है जिस कोर्ट को उस जजमेंट देने का इख्तियार ही नहीं था, जुरिडिक्शन ही नहीं थी, या फिर जो ऑर्डर जिस कोर्ट ने दिया है उस कोर्ट को वो ऑर्डर पास करने का जुरिडिक्शन ही नहीं था, या फिर जो डिक्री जिस कोर्ट ने पास की है उस कोर्ट को उस डिक्री पास करने की जुरिडिक्शन ही नहीं थी। आर वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोलिजन, या फिर वो जो डिक्री जो है ना, जो इसको इस केस के अंदर जो दिखाई गई है डिक्री, जजमेंट या फिर ऑर्डर, वो फ्रॉड से ली गई थी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो डिक्री बिल्कुल हमारे पास है बिल्कुल। ठीक है, अदर साइड उस पार्टी को एडमिट करती है कि डिक्री तो है, जजमेंट है, ऑर्डर तो है, मगर वो क्या है, वो फ्रॉड से लिया गया था। ठीक है, ये फ्रॉड हुआ था, ठीक है, वो साबित कर जाता है, या फिर वो कोलिजन थी। ठीक है, दो पार्टीज की वो कोलिजन थी। यहाँ तक बात क्लियर है, तो फिर वो सब क्या मानी जाएगी, रेलिवेंट मानी जाएंगी। आ रही बात समझ में? अगर वो साबित कर जाए इस बातों को, ठीक है, अगर ये साबित कर जाए ऑर्डर, हमारे पास सेक्शन सीपीसी का जो सेक्शन है 12(2), उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो साबित कर जाए इस आर्टिकल के तहत, तो फिर वो जो है वो क्या आप कहलाएंगे, वो रेलिवेंट कहलाएगी। अरे बस समझ में, मतलब आर्टिकल 58 जो है वो ये बात करता है कि जो भी ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री जो भी रेलिवेंट आपने दिखाए थे वो इररेलिवेंट बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, इररेलिवेंट बन जाएंगे, जब अदर साइड पार्टी ये साबित कर जाए कि वो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो है उस कोर्ट से ली गई थी जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन ही नहीं थी, या फिर उस कोर्ट से हमारे पास, या फिर जो है वो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो है वो फ्रॉड से ली गई थी या फिर कोलिजन से ली गई थी। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर मैं आपको और भी इन पर डिटेल में आपको अलग से मैं आपको लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है डियर्स, ये हमारे चल रही है बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज़। ये बेयर रीडिंग जैसे ख़त्म होगी फिर इनके जो भी टॉपिक्स हैं, स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसा कि एडमिशंस, कन्फेशंस, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, और वैसे जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, एस्टोपल्स, एविडेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं, कौन से एविडेंस एडमिसिबल होते हैं, हमारे पास कोर्ट्स की प्रोसीडिंग क्या है, एग्जामिनेशन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, वो सब हम एक एक पॉइंट डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ ये बेयर रीडिंग कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें इनकी बेयर रीडिंग मुकम्मल चाहिए, जब हम इनकी बेयर रीडिंग कर लेंगे तो फिर हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।